पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन कंपनीज लगातार अपनी सीमाओं को लांघ रही हैं। इमारतें ऊंची होती जा रही हैं, शहर फैलते जा रहे हैं और पैसे की तो जैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। तो कुछ तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बादलों के पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं दुनिया की कुछ सबसे माइंड ब्लोइंग मेगा प्रोजेक्ट्स पर जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। द ITER इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर या ITER एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल मेगा प्रोजेक्ट है जिसके दुनिया में सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन वेंचर बनने की उम्मीद है। इसके डेवलपर्स ये दिखाने का इरादा रखते हैं कि बड़े लेवल पर सिंपल और अनलिमिटेड बिजली कैसे पैदा की जा सकती है। ये कुछ ऐसा है जिसकी इस दुनिया को सख्त जरूरत है। दक्षिणी फ्रांस में ITER की स्पेसिफाइड लोकेशन पर काम 2012 से चल रहा है, जिसे 330 फुटबॉल मैदानों जितने बड़े जमीन के एरिया पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की अल्ट्रा मॉडर्न फ्यूजन डिवाइस टोकामैक को चलाने के लिए इस जगह के हर स्क्वायर इंच की जरूरत होती है। नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर से अलग ये स्पेशल मशीन सूरज को पावर देने वाले रिएक्शंस की नकल करती है। इसमें बड़े हाइड्रोजन एटम्स को एक ऐसे प्लाज्मा में फायर करना शामिल है जो कि 270 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। गर्म तापमान में एटम्स आपस में मर्ज हो जाते हैं और वो एटम स्प्लिटिंग न्यूक्लियर फिशन से जनरेट की हुई एनर्जी का लगभग 4 गुना बाहर छोड़ते हैं। लेकिन ऐसी जगह को बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है जो सारी हीट और एनर्जी को होल्ड कर सकें। रिएक्टर को असेंबल करने के लिए लाखों कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मशीनों का वजन 25,000 टन से ज्यादा हो जाता है, जो कि एफिल टावर के वजन से 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा 18 बड़े सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में से हर एक का इस्तेमाल सुपर हीटेड प्लाज्मा को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जिसका वजन पूरी तरह से लोड किए गए एक जंबो जेट के जितना होता है। हालांकि इस मेगा प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें उतनी भारी नहीं है जितनी कि इसको चौंका देने वाली $22 बिलियन की कीमत है। नतीजतन ये अब तक का सबसे महंगा साइंटिफिक प्रोजेक्ट है। इसके बावजूद दुनिया को पता नहीं चल सकेगा कि ये महंगा फ्रेंच एक्सपेरिमेंट 2025 तक काम करेगा या नहीं, जब तक कि ये सफलतापूर्वक प्लाज्मा बनाना शुरू नहीं कर देता। कमाल की बात है भाई। तो दोस्तों, जब तक आप इसका वेट कर रहे हैं तब तक उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को ही क्लिक कर दो यार। मैं हर दिन नया कंटेंट पेश करता हूं, इसलिए चाहे ITER को पूरी तरह से शुरू होने में कुछ वक्त लगे, लेकिन आप बोर नहीं होंगे। चुओ शिनकैनसन दोस्तों, जापान की बुलेट ट्रेन लाइंस, जिन्हें जापानी में शिनकैनसन के नाम से जाना जाता है, दुनिया में सबसे फेमस हाई स्पीड रेल सिस्टम्स में से एक हैं। इनकी मैक्सिमम स्पीड 186 मील प्रति घंटा है और ये टोक्यो और ओसाका के बीच की 320 मील की दूरी को 2 घंटे 21 मिनट में तय कर सकती है। लेकिन जापान की नई सुपर फास्ट ट्रेन चुओ शिनकैनसन उस समय को लगभग आधा कर देगी। 2014 से बन रही टोक्यो से नागोया तक चलने वाली ये नई ट्रेन लाइन रिवोल्यूशनरी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक के इस्तेमाल से चलेगी। रेल के बजाय ट्रेन लाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के एक नेटवर्क पर डिपेंड करेगी, जिसे -450 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पर सामान्य इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तुलना में 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड्स बनाते हैं। जब ये सुपर कूल ट्रैक ट्रेन के किनारों पर रखे अपोजिंग मैग्नेट्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे से पीछे हटते हैं, जिससे ट्रेन ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से ये नई और फ्रिक्शनलेस विशेष रूप से डिजाइन की गई ट्रेन्स 311 मील प्रति घंटे की अपनी मैक्सिमम सुपर स्पीड पर दौड़ेंगी। ये इतनी तेज हैं कि टोक्यो से ओसाका तक की 2 घंटे 21 मिनट की दूरी ये घटाकर सिर्फ 67 मिनट में तय कर लेंगी। हालांकि ये समझा जा सकता है कि 300 मील से ज्यादा की इस अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेन लाइन को बनाना कोई आसान काम नहीं रहा है। शुरुआत में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन $48 बिलियन होने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये बढ़कर $86 बिलियन हो गई है, जिसमें ट्रेन्स की लागत भी शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुरंगें लाइन की कुल लंबाई का लगभग 70 से 80% हिस्सा होंगी। हालांकि इतने बड़े इलाके में ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग करने में समय और पैसा दोनों लगता है, जितना उन्होंने पहले सोचा था उससे कहीं ज्यादा। चुओ शिनकानसेन ट्रेन लाइन 2014 से बन रही है, लेकिन पैसेंजर्स कम से कम 2027 तक इसकी सवारी नहीं कर पाएंगे। भाई, मुझे तो लगा था कि सिर्फ रोज चलने वाली ट्रेन ही अक्सर लेट होती हैं। वन बैरंगरू दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के कुछ सबसे फेमस मेगा स्ट्रक्चर्स को देखा जा सकता है। हालांकि उन वन बैरंगरू के पूरा होने के बाद सिडनी शहर के फेमस ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज सुर्खियों से बाहर हो सकते हैं।
उत्तरी किनारे पर मौजूद इन 890 फीट के बीकन का निर्माण 2016 में शुरू हुआ था और 2021 में पूरा होने वाला है। ये वाटर फ्रंट मेगा स्ट्रक्चर 2.7 मिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा कंक्रीट से बना है, जो कि 31 से ज्यादा ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स को भरने के लिए काफी है। इसके अलावा इस मेगा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए 14,000 टन से ज्यादा रीइंफोर्समेंट और 3,000 टन का स्ट्रक्चरल स्टील का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये इसके पड़ोसी ओपेरा हाउस की ऊंचाई से लगभग 4 गुना ज्यादा है। लेकिन इसकी ऊंचाई के बावजूद इस विशाल गगनचुंबी इमारत के 42 मंजिला रेजिडेंशियल सेक्शन में सिर्फ 82 लग्जरी अपार्टमेंट ही होंगे और इस बेहतरीन समुद्र के नजारे की कीमत भी बहुत ऊंची है। बेसिक अपार्टमेंट में 2 से 6 बेडरूम होंगे और एक शानदार व्यू होगा। इनकी कीमत $6.6 मिलियन से शुरू होगी, लेकिन एक से ज्यादा फ्लोर खरीदने के लिए आपको बहुत सारा पैसा देना होगा, क्योंकि इसके सबसे ऊपर के 2 मंजिला पेंट हाउस वो लगभग $100 मिलियन में बिकने की उम्मीद है। ऐसे शानदार नजारे को देखने के लिए ये एक बहुत ही भारी कीमत है मेरे भाई। लुसैल सिटी दोस्तों, ये कतर के रेगिस्तान की रेत से उभरता हुआ एक शानदार महानगर है। हालांकि ये पहली नजर में बना हुआ लगता है, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। असल में इसे पूरी तरह से एक नए तरीके से बनाया जा रहा है। लुसैल दुनिया के सबसे दौलतमंद देश कहे जाने वाले कतर में 14.5 वर्ग मील रेगिस्तानी किनारे पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा शहर है। 4,50,000 लोगों की आबादी वाले इस शहर के बारे में पहली बार 2005 में प्लान किया गया था, लेकिन जब 2010 में ये घोषणा की गई कि कतर 2022 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, तो इस शहर के बनने के हर काम ने अचानक से रफ्तार पकड़ ली। इसके डेवलपमेंट में $45 अरब खर्च करने के बाद अरबों डॉलर के रिहायशी इलाकों, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स, आइलैंड्स और होटल्स और सभी तरह के कंस्ट्रक्शन का काम रिकॉर्ड समय में शुरू हुआ। 2020 की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए लुसैल बंजर रेगिस्तानी रेत से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा, जबकि ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन शानदार लाइफस्टाइल वाली इस जगह को पूरा होने में सिर्फ 10 साल ही लगे हैं। कतर की राजधानी दोहा की तुलना में आप देख सकते हैं कि 2005 से 2018 तक का डेवलपमेंट कितनी तेजी से हुआ है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ एक शुरुआत भर है। अभी तक लुसैल का कम से कम 95% कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है, जिसका मतलब है कि जो कभी एक बंजर रेगिस्तान था, जल्दी ही एक स्वर्ग बनने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये वर्ल्ड कप की शुरुआत के समय तक तैयार हो जाएगा? नीचे कमेंट करके बताएं। कटारा टावर्स दोस्तों, पहले बताए गए लुसैल शहर में स्थित कटारा टावर्स इस शहर की गौरव की निशानी है। उसके अधूरे रूप को देखकर आप समझ ही सकते हैं क्यों। जल्दी ही बनने वाले इस 6 स्टार होटल का बेहद अजीब हाफ मून शेप दोनों तरफ से 36 मंजिलों से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 700 फीट है। इस बिल्डिंग का शेप इस देश के नेशनल एम्ब्लेम पर बनी धारीदार तलवारों के घुमावदार रूप से इंस्पायर्ड है, जो उसे बहुत स्मार्टली सेल्फ डिफेंस की निशानी से हॉस्पिटैलिटी की निशानी में बदल देता है। इस यूनिक डिजाइन की अपनी कुछ मुश्किलें भी हैं। कर्व में बहुत सारे उभरे हुए स्लैब थे, जिनमें हर लेवल पर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस थे। इसका मतलब था कि कंक्रीट को शेप देने के लिए किसी भी स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। दुनिया के सबसे अमीर देश के लिए पैसा कोई समस्या नहीं थी। कतर ने इसकी सही शेप को पाने के लिए 10,000 कस्टमाइज्ड डोका फ्लेक्सिबल टेबल का इस्तेमाल किया। दोस्तों, हम में से ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी बिल्डिंग मटेरियल नॉलेज को ताजा नहीं किया है, तो वो लोग ये जान लें कि ये वो येलो लाइनिंग्स हैं जिससे हर बड़े कंक्रीट के फ्लोर को कवर किया गया है। 2022 में इसके पूरा होने के बाद उन येलो कवर्ड कॉलम्स को ट्विन टावर्स को एक चमचमाती जोड़ी से बदल दिया जाएगा। अपने शानदार फाइनल शेप में ये कॉम्प्लेक्स 3.2 मिलियन वर्ग फीट में फैला होगा और इसके कंस्ट्रक्शन में लगभग $600 मिलियन की लागत आएगी। दोस्तों, मुझे लगता है कि एक बहुत ही कीमती क्रूसेंट होगा भाई। द क्रिस्टल दोस्तों, चाइना की मेगा सिटी कहे जाने वाले चोंचिंग में पूरी तरह से यूनिक एक नई इमारत देखी जा सकती है। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो ये एक स्काई स्क्रैपर कम और स्काई कॉरिडोर ज्यादा लगती है। लगभग 1000 फीट की लंबाई में स्काई ब्रिज को द क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है। द क्रिस्टल ऑफ चोंचिंग रेफल सिटी कॉम्प्लेक्स में 4 वर्टिकल टावर्स हैं जो जमीन से 820 फीट ऊपर उठे हुए हैं। तो न केवल ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्काई ब्रिज है, बल्कि ये दुनिया का सबसे लंबा स्ट्रक्चर भी है। इंजीनियरिंग का ये कारनामा जितना अद्भुत है, इसे बनाने की प्रक्रिया शायद उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक थी। 4 मेन टावर्स के बनने के बाद ब्रिज को 9 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया था। इनमें से 4 सेगमेंट्स को टावर्स के टॉप में ही बनाया गया था। बचे हुए 3 सेगमेंट्स का वजन 1200 टन पर पीस था। उन्हें उठाकर उसकी जगह तक ले जाने के लिए हाइड्रोलिक स्ट्रेंथ जैक का इस्तेमाल किया गया और उन्हें बने हुए टावर से जोड़ा गया था। हर सेगमेंट को सावधानी पूर्वक उठाने में कई दिन लगे थे। ब्रिज की कंटिन्यूअस स्टील रिंग को पूरी तरह से बनाने में 1 साल से भी कम समय लगा था। इसका वजन कुल 12,000 टन था। इसका पूरा कवर्ड स्ट्रक्चर 5,000 से ज्यादा एल्यूमिनियम प्लेट्स और लगभग 3,000 ग्लास पैनल से बना है।
भाई इसे कहते हैं क्रिस्टल क्लियर सक्सेस। द साउथ नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट चीन का उत्तरी मैदान देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों में से एक है और ये कुछ समय से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी इतनी लोकप्रियता के बावजूद इसे चाइना के ताजे पानी का 20% से भी कम मिलता है और ये इस इलाके की तेजी से बढ़ती प्यास को बुझाने के लिए काफी नहीं है। सभी को नॉर्थ से रिलोकेट करने के बजाय 1950 के दशक में चीनी सरकार ने एक लगभग असंभव योजना का प्रस्ताव रखा। वो एक वाटरवे सिस्टम बनाएंगे जो चाइना के ह्यूमिड साउथ से ड्राई नॉर्थ तक हर साल लगभग 118 ट्रिलियन गैलन मीठे पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा। ये हुवर डैम लेक में मौजूद पानी की मात्रा से 12 गुना ज्यादा है। प्रोजेक्ट के बड़े पैमाने के बावजूद 3 अलग अलग रूट्स की मैपिंग की गई थी। हर रूट फेमस यांगजी रिवर बेसिन से येलो रिवर तक पानी लेकर जाएगा। कुल मिलाकर इसके लिए 2313 मील की दूरी पर नए जलमार्गों की आवश्यकता होगी। भाई ये न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस तक के बराबरी की दूरी है। जब 2002 में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई तो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। नए स्टोरेज टैंक्स को रोकने के लिए बड़े बड़े डैम बनाए गए, जमीन पर पाइप बनाए गए और देश भर में बड़े पैमाने पर वाटरवेज को बनाने का काम किया गया। समुद्र तल से 13,000 फीट ऊपर पहाड़ों को पार करते हुए वेस्टर्न पैसेजेस जैसे सबसे चुनौतीपूर्ण सेक्शन के लिए थोड़ी क्रिएटिव थिंकिंग की तो जरूरत थी। साइंटिस्ट ने महंगे कैनल से लेकर एयर कॉरिडोर तक बहुत सारे सुझाव भी दिए जो वाटर वेपर को पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ले जाने के लिए उस इलाके में चलने वाली नेचुरल एयर फ्लो पर डिपेंड करता है। यार मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन क्या ये पहाड़ के चारों तरफ केतली से भाप को कंट्रोल करने की कोशिश करने जैसा नहीं होगा? ये साइंस की तुलना में साइंस फिक्शन की तरह ज्यादा लगता है। हाई कॉस्ट और एनवायरमेंटल डैमेज के डर ने इस अजीबोगरीब रास्ते को अब तक शुरू होने से रोक रखा है। हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 2 दशक पहले शुरू हुआ था, लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि पूरा मेगा प्रोजेक्ट पहली बार प्रपोज होने के लगभग 100 साल बाद 2050 में पूरा हो जाएगा। और जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, इसकी टोटल कॉस्ट उतनी सस्ती नहीं होगी। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक इस विशाल परियोजना पर $62 बिलियन खर्च होने की उम्मीद है, लेकिन 2014 तक इसकी कॉस्ट पहले ही $79 बिलियन हो गई थी, जिससे ये दुनिया के सबसे महंगे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक बन गया। यार ऐसा लगता है कि इस पानी के लिए ना पानी की तरह पैसा बहाना पड़ेगा। द न्यू सिल्क रोड। दोस्तों आपने शायद प्राचीन किस्से कहानियां या कम से कम पुराने सिल्क रोड का नाम तो सुना ही होगा। ये एक वर्ल्ड फेमस रोड थी जो ईस्ट से वेस्ट को जोड़ती थी, जिससे दोनों तरफ के लोगों को बिजनेस करने में और खूब पैसा कमाने का मौका मिलता था। और अब मॉडर्न ग्लोबल लेवल पर चाइना की ग्रैंड एंट्री के बाद अब उस पुराने रूट को रिस्टोर किया जा रहा है। हालांकि ये रूट पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लंबा होगा। 2013 में चाइना द्वारा घोषित किए गए नए डबल ट्रेड कॉरिडोर में 2 रास्ते शामिल हैं जो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैले होंगे और कम से कम 68 देशों से होकर गुजरेंगे। चाइना और सेंट्रल एशिया को यूरोप और अफ्रीका के दूर दराज के इलाकों से जोड़ा जाएगा और इसके लिए जमीन पर सड़क और पूरे समुद्र में एक समुद्री रास्ता बनाया जाएगा। हालांकि चाइना के आर्थिक सपनों को साकार करने के लिए जरूरी सभी नई सड़कों, डॉक्स, ब्रिज और पावर प्लांट का निर्माण इतना सस्ता नहीं होगा। दोस्तों जबकि चाइना अपने डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स में $900 बिलियन का निवेश कर रहा है, वहीं दूसरे 68 देशों के इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स में ये $8 ट्रिलियन की शानदार पेशकश भी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ग्लोबल पॉपुलेशन के लगभग 65% को प्रभावित करेगा और साथ ही दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट होने वाली सभी गुड्स और सर्विसेज के 25% को भी प्रभावित करेगा। बेशक ये सेंचुरी का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर दुनिया की सबसे लंबी दीवार बनाने वाले देश की बात करें तो उनके लिए ये तो भैया फिर बाएं हाथ का खेल है। गुआंगझाओ एवरग्रांडे फुटबॉल स्टेडियम। दोस्तों जब चाइना दुनिया के ट्रेड रूट्स या क्रॉस कंट्री वाटरवेज को बदलने में बिजी नहीं होता है तो वो दुनिया के सबसे बड़े सॉकर स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा होता है। यार मुझे लगता है कि ये इतना छोटा भी नहीं है। गुआंगझाओ एवरग्रांडे ताओबाओ एफसी को अकोमोडेट करने के लिए स्टेडियम की नींव को चाइना के गुआंगझाओ के साथ डिस्ट्रिक्ट में 1.5 लाख वर्ग फीट में डिवाइड किया गया है। 2022 तक सॉकर क्लब के नए स्टेडियम में 1 लाख सीटें और 168 वीआईपी स्वीट होंगे, जिसकी कीमत लगभग $1.7 बिलियन होगी। लेकिन इसकी कीमत से ज्यादा विवाद तो इसके ओरिजिनल डिजाइन को लेकर है। ये भड़कीला दिखने वाला डिजाइन सिटी ऑफ फ्लावर्स के रूप में गुआंगझाओ की रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए नाजुक माने जाने वाले बिंगडे लोटस से इंस्पायर्ड था। इसे रात में भी देखे जाने के लिए शानदार रंगों के कलरफुल रेंज में चमकने के लिए डिजाइन किया गया था। अफसोस की बात तो यह है कि इसकी खबर सुनकर आर्किटेक्चर और डिजाइन कम्युनिटी वाले बहुत नाराज हुए थे, इस डर से कि उनका वर्ल्ड क्लास लैंडमार्क एक वर्ल्ड क्लास चुटकुले में बदल जाएगा।
उन्होंने इसके डिजाइन को एक सचमुच आश्चर्यजनक और अद्भुत आर्किटेक्चरल डिजाइन से बदल दिया। ये एक बड़े हीरे जैसा दिखता है और इसके चमकीले रंग के पिछले मॉडल की तुलना में ये ज्यादा शार्प भी है। ये ग्लोबल ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी इस शहर की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इसके इस लुक को हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजें उस पुराने फ्लावर डिजाइन के मुकाबले में कम खर्चीली होंगी। गुआंगझाओ की तेज गर्मी के दौरान अच्छे वेंटिलेशन के लिए इसके नुकीले बाहरी ढांचे को परफोरेटेड एल्यूमिनियम से बनाया जाएगा और इसका ज्यादातर शाइनिंग ग्लास सोलर पैनल की तरह फोटोवोल्टिक होगा, जिससे क्लब को अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस तरह के एक शानदार डिजाइन के साथ मुझे उम्मीद है कि ये मेगा प्रोजेक्ट बहुत ही कामयाब होगा। अबराज कुदाई। दोस्तों, अगर मैं आपसे दुनिया के सबसे बड़े होटल्स के बारे में सोचने के लिए कहूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? लॉस वेगास का फेमस ग्रीन MGM ग्रैंड या मलेशिया का ट्रिपी फर्स्ट वर्ल्ड होटल? वो दोनों बहुत बड़े हैं, लेकिन वो सऊदी अरब के जल्दी ही अब तक के सबसे अच्छे होटल अबराज कुदाई के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इसे एक ट्रेडिशनल सऊदी रेगिस्तान के किले जैसा दिखने के इरादे से डिजाइन किया गया है। इस मेगा स्ट्रक्चर में 30 से 48 मंजिलों वाले 12 ग्रैंड टावर्स की बदौलत 15 मिलियन वर्ग फीट से ज्यादा जगह होगी। ये लगभग 260 फुटबॉल मैदानों के साइज जितना बड़ा है। इतनी सारी जगह के साथ इस बड़े से होटल में 10,000 गेस्ट रूम्स, 70 रेस्टोरेंट और 4 हेलीपैड, यहाँ तक कि उस बड़े से डोम के अंदर एक बॉल रूम भी होगा। लेकिन सऊदी अरब को इतने बड़े और महंगे होटल की जरूरत क्यों होगी? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी लोकेशन पवित्र इस्लामी स्थल काबा से 1 मील दक्षिण में है। 2018 में इस्लामिक बैंकिंग संपत्ति के $1.75 ट्रिलियन तक पहुंचते ही इस्लाम दुनिया के सबसे अमीर धर्मों में से एक हो गया है। लगभग 20 लाख मुसलमान हर साल काबा शरीफ के दर्शन के लिए जाते हैं। $3.5 अरब का ये मेगा होटल अमीर तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। अगर ये कभी पूरा बन पाया तो 2017 के आसपास इसके खुलने की उम्मीद थी, लेकिन 2020 के गूगल अर्थ की तस्वीरों से पता चलता है कि ये जगह अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये पता चला है कि 2015 में पैसों की समस्या की वजह से इसका काम रुक गया था। सऊदी अरब की सरकार इसे शुरू करने का इरादा तो रखती है, पर तब से कोई काम नहीं किया गया है। खैर, जब तक जल्दी ही कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसा लगता है कि ये पवित्र होटल जल्दी ही गेस्ट हाउस से कब्रिस्तान में बदल जाएगा। द दुबई क्रीक टावर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के शहर दुबई के स्काईलाइन में दुनिया की कुछ सबसे ऊंची इमारतें शामिल हैं, जिनमें से 24 गगनचुंबी इमारतें 980 फीट लंबी हैं। $1 बिलियन की लागत में बनने वाला दुबई के क्रीक टावर का ये प्रपोज्ड प्रोजेक्ट जल्दी ही उन सभी पर हावी हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा तो पहले से ही इस शहर में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई आधा मील है, लेकिन क्रीक टावर को बनाकर दुबई अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का इरादा रखता है। इसके पूरा होने के बाद क्रीक टावर 3045 से 3300 फीट लंबा होगा, जो बुर्ज खलीफा से कम 300 फीट ऊंचा होगा। दूसरे राइवल प्रोजेक्ट से इसके टाइटल को चुरा लेने के डर से इसकी एग्जैक्ट हाइट को छुपा कर रखा गया है। कितनी बुरी बात है ना। हालांकि इसकी ऊंचाई के बावजूद मीनार के शेप वाली इस बिल्डिंग के टॉप पर 20 रेजिडेंशियल फ्लैट और 10 ऑब्जर्वेशन डेक ही बनाए जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका डिजाइन सिंगल कंक्रीट कॉलम पर टिका हुआ है, जो कि स्टील केबल्स के एक बड़े नेटवर्क द्वारा सपोर्टेड होगा, जो इसे अपनी जगह पर होल्ड करके रखेगा। इसका डिजाइन लगभग पूरी तरह से आर्किटेक्चरल है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के टाइटल को कायम रखते हुए दुबई के इंजीनियरिंग जीनियस को साबित करता है। ये शानदार है और ये सब तब होगा जब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। 2018 में 1.7 मिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा कंक्रीट को जमीन में भरकर इस इमारत की नींव पर रखा गया था। इन फाउंडेशंस का वजन 1,30,000 टन से ज्यादा है, जो कनाडा के CN टावर से भी ज्यादा है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन अचानक रुक गया था। इस प्रोजेक्ट को 2020 वर्ल्ड एक्सपो में प्रदर्शित किया जाना था, लेकिन इसके बजाय ये दुबई शहर के बीच में सिर्फ एक बड़े कंक्रीट कैप की तरह ही दिखाई देता है। अफसोस की बात यह है कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद और तेल की कीमतों में गिरावट ने दुबई को एक गहरी आर्थिक मंदी में डाल दिया था, इतनी गंभीर कि क्रीक टावर शायद ही कभी बन सके। हालांकि इसके डेवलपर्स इस बात पर अड़े हैं कि इस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन 2022 तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों, तब तक के लिए टावर का प्लान तैयार है और इंतजार कर रहा है, जस्ट इन केस कोई दुबई के सबसे ऊंचे टावर के टाइटल को चुराने के बारे में सोच रहा हो। जेद्दा टावर। दोस्तों, लेकिन दुबई के क्रीक टावर को टफ कंपटीशन को फेस करना होगा। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब में $1.23 बिलियन के जेद्दा टावर के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पूरा होने पर इस बड़ी बिल्डिंग का सिरा भी लगभग 3,300 फीट ऊंचा होगा। एक ग्लोरीफाइड स्पेस नीडल होने के बजाय इसमें 167 मंजिलें होंगी, जिसमें ऊपर से नीचे तक 600 से ज्यादा रेजिडेंशियल और होटल के कमरे होंगे। कुल मिलाकर इसके फाइनल स्ट्रक्चर में 8 आईफिल टावर को बनाने जितना स्टील होगा और 6 हूवर डैम बनाने जितना कंक्रीट।
और अगर ये सुनकर भी दुबई वालों को पसीना नहीं आया तो जिद्दा टावर का कंस्ट्रक्शन 2013 में शुरू हुआ था और इसके 2020 में पूरा होने की उम्मीद है। अब चल रही है क्योंकि 2022, तो हम इसको कर देते हैं कि ये जल्दी ही पूरा होगा। ठीक है, तो जिद्दा टावर का कंस्ट्रक्शन 2013 में शुरू हुआ था और जल्दी ही इसके पूरा होने की भी उम्मीद है। तब से अब तक इस टावर का बेस का पोडियम स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और ये 63वीं मंजिल तक पहुंच गया है। सऊदी अरब में भ्रष्टाचार की सफाई के बाद 2018 में प्रोजेक्ट का निर्माण अचानक रोक दिया गया था, जबकि इसका काम 1/4 से भी कम पूरा हुआ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस राष्ट्रीय कार्रवाई में अधिकारियों ने बड़े बिजनेसमैन से अरबों डॉलर की संपत्ति जब्त की। हैरानी की बात यह है कि जिद्दा टावर के डेवलपमेंट के इंचार्ज में से इसका एक चेयरमैन भी इस धोखाधड़ी के मामले में शामिल था। यह एक बहुत बड़ा झटका था। कंस्ट्रक्शन का काम चालू रखने की कोशिशों के बावजूद बहुत कम काम हो पाया है। शायद वो देखने के लिए इंतजार कर रहे होंगे क्या क्रीक टावर पहला कदम उठाएगा, जैसे किसी आर्किटेक्चरल मैक्सिकन स्टैंड ऑफ की तरह। दोस्तों, चाहे जो भी हो, आप शर्त लगा सकते हैं कि एक बार इनमें से एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद टॉप तक पहुंचने की रेस शुरू हो जाएगी। सोलर पार्क। दुबई अपने प्रभावशाली ऊंचे टावर्स के अलावा अपने विशाल तेल भंडार के लिए भी जाना जाता है। हालांकि कोयले और प्राकृतिक गैस को छोड़कर दुबई शहर ने 2050 तक अपनी ऊर्जा का कम से कम 75% सोलर और विंड पावर से हासिल करने का फैसला किया है और इसी पहल के तहत दुबई का शानदार मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम सोलर पार्क रेगिस्तान की रेत से उठ रहा है। ये $13.6 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पार्क होगा, जो इस इलाके में पड़ने वाली सूरज की रोशनी से भरपूर ऊर्जा प्राप्त करेगा। ये 2013 से अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे धीरे धीरे 5 स्टेजेस में बनाया गया है। इसकी चौथी स्टेज 2020 में पूरी हो चुकी है। ये शानदार पार्क 19,000 एकड़ में फैले 3 मिलियन से ज्यादा फोटोवोल्टिक सोलर पैनल से बना है, जो कि 10,800 से ज्यादा सॉकर के मैदानों के बराबर है। पैनल सनलाइट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। 2030 तक 5,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए बहुत सारे पैनल होंगे। इतनी ऊर्जा का मतलब है कि पार्क अपने आप में कम से कम 1.3 मिलियन घरों को बिजली दे सकता है। इतना ही नहीं, इसके डेवलपर्स ने दुनिया का सबसे ऊंचा सोलर पावर टावर भी बनाया है। ये अभी के लिए तो 728 फीट की चौंकाने वाली ऊंचाई पर है, लेकिन ये जल्दी ही 853 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई से लगभग 3 गुना ज्यादा है। पैनल से अलग पूरे टावर के एरिया को शीशों द्वारा कवर किया जाएगा, जो लाइट को ऊपर तक रिफ्लेक्ट करेंगे। तेज धूप पिघले हुए नमक के तापमान को 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा देगी, जैसे कि एक पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे एक चींटी को तलना। फिर नमक का इस्तेमाल भाप बनाने के लिए किया जाएगा, जो बदले में बिजली पैदा करने वाली एक बड़ी टरबाइन को चलाएगा। इस अद्भुत रेगिस्तानी तकनीक के साथ जब 2030 में यह सोलर पार्क पूरा हो जाएगा, तो इसमें दुनिया के सबसे कम कीमत वाली बिजली पैदा होगी, जो कि सिर्फ 1.7 सेंट प्रति किलोवाट प्रति घंटे की दर से होगी। इसकी तुलना में एवरेज अमेरिकन इलेक्ट्रिसिटी रेट 13.3 सेंट प्रति किलोवाट प्रति घंटा है। दोस्तों, दुबई का ये मेगा प्रोजेक्ट इस तरह की कीमतों में कटौती करके दुनिया को और पैसों को दोनों को ही बचाएगा। ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम। इथियोपिया तेजी से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के पावर हाउस में से एक बनता जा रहा है, जैसा कि बड़े पैमाने पर बन रहे इसके ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम से साबित होता है। लगभग 500 फीट लंबा और 1 मील से ज्यादा चौड़ा ये बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अफ्रीका में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इथियोपिया की सरकार ने 2014 में इस विशाल कंक्रीट ब्लॉकेट का निर्माण शुरू किया, जिसमें लगभग $4.8 बिलियन की संपत्ति का निवेश किया गया। ये अपने द्वारा पैदा की हुई 6,000 मेगावाट बिजली रखने के लिए पूरी तरह से फ्री है, क्योंकि इसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है, जिससे अपने कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन की उम्मीदों को खुद कंट्रोल कर सकता है। हालांकि जिस वाटर सोर्स पर इस विशाल डैम को बनाया गया है, उसके कारण इसके सपनों को साकार करना उतना आसान नहीं हुआ। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा। ये एक छोटी सी नदी है जिसे द नाइल कहा जाता है। जी हाँ, ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। इथियोपिया के निचले पड़ोसी इजिप्ट और सूडान मीठे पानी के लिए इसी नदी पर निर्भर हैं। इस डैम में 2.6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट पानी या लगभग 30 मिलियन ओलंपिक स्विमिंग पूल जितना पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है। जैसे इथियोपिया ने इसके पानी के टैंक पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया, इजिप्ट की सरकार के पसीने छूटने लग गए। दोस्तों, एक स्टोरेज टैंक को भरने से नदी में बहने वाले पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पानी की समस्या या सूखे की आशंका होती है। इसे ध्यान में रखते हुए इजिप्ट की सरकार ने 12 से 21 सालों की अवधि में ग्रैंड रेनेसां रिजर्वायर को भरने का प्रस्ताव रखा। हालांकि इथियोपिया अपने हाइड्रो पावर प्लांट का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इसे सिर्फ 5 या 6 सालों में भरना चाहता है।
इस पर होने वाला विवाद एक दशक से चलता आ रहा है और जैसे जैसे मेगा प्रोजेक्ट बिना किसी समझौते के पूरा होने के करीब आ रहा है, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। कुछ पत्रकारों को लगता है कि अगर इसे लेकर कोई समझौता नहीं किया गया तो इससे पानी को लेकर चौतरफा युद्ध हो सकता है। यार, ऐसा लगता है कि ये मेगा प्रोजेक्ट भविष्य में कुछ बड़ी समस्याओं का कारण बनने वाला है। आपको इनमें से किस इनक्रेडिबल मेगा प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा उम्मीद है और क्या आपने इनमें से किसी को अपनी आंखों से देखा है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।